वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज चैप्टर नंबर 5 ऑफ एनसीईआरटी 12th, विच इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, बेसिकली जेनेटिक्स जिसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। इनफैक्ट ये पूरी यूनिट जिसमें हम जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और उसके बाद एवोल्यूशन पढ़ेंगे, इसमें से इस पूरी यूनिट में से एटलीस्ट 8 to 10 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं। कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हैं, इसके थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा बच्चों को समझने में डिफिकल्टी आती है, मैं कोशिश करूंगी कि उसको इजी से इजी वे में विथ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग ट्रिक्स हम समझें। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस चैप्टर को समझने से पहले 2 वर्ड्स हैं इसके नाम में, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, और ओवरऑल इसे कहते हैं जेनेटिक्स। तो आखिर इन वर्ड्स का मतलब क्या है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। नाउ, आपने एक वर्ड सुना होगा एयर, HEIR, राइट? उसका मतलब होता है वारिस। वारिस का क्या मतलब होता है? जैसे कोई राजा का उत्तराधिकारी है या वारिस है, तो उस राजा की जो भी संपत्ति होगी, जो भी उसके बिलोंगिंग्स होंगी, दैट ऑल विल बी ट्रांसफर्ड टू द प्रिंस, और फिर प्रिंस से उसके बच्चे को, और फिर उससे उसके बच्चे को। तो ये जो वर्ड है इनहेरिटेंस या हेरिडिटी, ये एक्चुअली कहां से आया है? इसी हेयर वर्ड से आया है। मतलब द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। हमें हमारे पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर्स मिले हैं, वो हमारे ऑफस्प्रिंग्स में जाएंगे। ये जो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स है, इसे ही हेरिडिटी बोलते हैं, और इस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग को इनहेरिटेंस कहते हैं, राइट? इसीलिए एक मैंगो की सीड अगर आप डालते हो तो मैंगो का प्लांट बनेगा, उससे मैंगो की ही सीड्स बनेंगे और उससे फिर मैंगो का प्लांट बनेगा। ऐसा नहीं होता कि आप आम के बीज डालो और आपको नीम का पेड़ मिल जाए। तो यही मतलब होता है हेरिडिटी का। आइए पहले इसको लिखते हैं। सो व्हाट इज हेरिडिटी? ये वर्ड आया है HEIR, एयर से, इसमें H साइलेंट होता है बोलने में, यानी वारिस। सो हेरिडिटी मीन्स, ये डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में आपके स्कूल में आ सकती हैं। इट इज द ट्रांसफर ऑफ, और थोड़ा बेटर वर्ड बोलेंगे ट्रांसफर की जगह तो ट्रांसमिशन। सो इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, कहां से कहां? फ्रॉम पेरेंट्स, दैट मीन्स फ्रॉम वन जनरेशन, to offspring, that means to the next generation. I promise students, इस चैप्टर को हम इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको कोई भी डेफिनेशन रटनी नहीं पड़ेगी, आप उसको खुद बना पाओगे। तो द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। कैरेक्टर मतलब कोई भी दिखने वाला कोई भी फीचर, जैसे हमारी आंखों का कलर, हमारे बालों का स्ट्रक्चर, वो कर्ली हैं या स्ट्रेट हैं, या हाइट उस पर्सन की, वो टॉल होगा, डॉर्फ होगा, या आई कलर, ब्लू कलर आईज हैं या ब्राउन कलर आईज हैं। तो ये जितने भी ट्रेड्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं, इस ट्रांसमिशन को कहते हैं हेरिडिटी, और इसके प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन को कहते हैं इनहेरिटेंस। ऑलराइट, नाउ दूसरा वर्ड समझते हैं, दैट इज वेरिएशंस। हमें पता है कि हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स आए हैं, हमने इनहेरिट किए हैं, बट वी आर नॉट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ आवर पेरेंट्स। हम अपने पेरेंट्स की कार्बन कॉपी या रेप्लिका नहीं है, यानी हमारे अंदर कुछ डिफरेंट है हमारे पेरेंट्स से, यानी कुछ वेरिएशंस हैं। ये जो डिग्री ऑफ डिफरेंस होता है बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स, और बिटवीन वन जनरेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन, इसे ही वेरिएशंस कहते हैं। और आपने बहुत अच्छे से इसको 11th क्लास में पढ़ा है, जब हमने सेल डिवीजन पढ़ा था, मियोसिस पढ़ा था। मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 की पेकाइटिन स्टेज में जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर होता है, उसी के कारण ये वेरिएशंस आते हैं। दैट इज व्हाई वी आर नॉट एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ आवर पेरेंट्स। ऑलराइट, सो लेट्स राइट डाउन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, and that is variations. तो वेरिएशन का क्या मतलब है? The degree by which offspring is different from the parent. So it is कितना वो ऑफस्प्रिंग अपनी पिछली जनरेशन से, पेरेंट जनरेशन से डिफरेंट है, उतना उसके अंदर वेरिएशंस आए हैं। So the degree by which the offspring or the new generation
differs from parent generation, differs from parent generation in ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। हम यहां ये बात नहीं कर रहे हैं कि कोई नेचर चेंज है, नेचर की बात नहीं हो रही है। जो कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उनमें कितना डिफरेंस है वो उसका वेरिएशन हो जाएगा। ठीक है, सो द डिग्री बाय विच ऑफस्प्रिंग डिफर्स फ्रॉम पेरेंट जनरेशन इन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। और अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है, यहां पर मैं एक नोट करके लिखती हूं, ये क्वेश्चन आता है। क्यों है ये वेरिएशंस? क्योंकि इस ऑफस्प्रिंग में हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स फादर से आए हैं, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स मदर से आए हैं, यानी मदर गैमीट ओवम से और फादर गैमीट स्पर्म से। और जब स्पर्म और ओवम बने तो वो मियोसिस के कारण बनते हैं, हमने पढ़ा है। और मियोसिस मतलब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा, पेकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर हुई है, जिसके कारण से ये ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट से कुछ डिफरेंट होगा। दिस इज हैपनिंग इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। सो द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशंस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इज व्हाट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, it is crossing over or you can say genetic recombination। आपको याद है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज, द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। एंड व्हेन डज दिस हैपन? वी नो इट हैपन्स ड्यूरिंग Pectine substage of prophase 1 of meiosis 1. Very very important. Alright, यानी कि हमें इतना पता है कि एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म अपनी पेरेंट जनरेशन से कुछ कैरेक्टर्स को इनहेरिट करता है, लेकिन कुछ वेरिएशंस भी आते हैं, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता। और यही जो ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करेगी, जो हमें बताएगी कि कैसे कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं और कैसे वेरिएशंस आते हैं, इन सब की स्टडी को ही जेनेटिक्स कहते हैं। सो व्हेन वी विल टॉक अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट जेनेटिक्स। इसीलिए इसे हम लोग कॉमनली क्या बोल देते हैं कि ये जेनेटिक्स का चैप्टर है। सो नाउ व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ये सब 1-1 लाइन के क्वेश्चंस हैं, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस या हेरिडिटी, एक ही बात है, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। Basically inheritance of characters and variations, that is called genetics। ये जो genetics term है स्टूडेंट्स, ये किन्होंने दिया था, मैं यहां लिख देती हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन है। term genetics was given by a scientist called, very important, William Batson या W Batson या simply Batson लिखकर आता है। so this is very important, William Bateson, he gave this term genetics। Alright, now पहले हम कुछ और बेसिक टर्मिनोलॉजी लिखेंगे और उसके बाद हम समझेंगे और डिटेल में इस जेनेटिक्स को। सो लेट्स सी फ्यू मोर टर्म्स। सो नाउ स्टूडेंट्स, आइए कुछ बेसिक टर्म क्वेश्चंस जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उनको लिख लेते हैं पहले, फिर हम इसकी थ्योरी समझेंगे विद गुड कॉन्सेप्ट्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। स्टूडेंट्स, जब भी जेनेटिक्स वर्ड हमारे दिमाग में आता है तो मेंडल का नाम आता है, ग्रिगर जॉन मेंडल और जी.जे. मेंडल, और सिर्फ मेंडल जिन्हें कहते हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है जेनेटिक्स पे, उन्हीं के पॉस्ट्यूलेट्स हैं जो लॉज में कन्वर्ट हुए इनहेरिटेंस के। ही इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। सो फादर ऑफ जेनेटिक्स इज
ग्रिगोर जोहान मेंडल. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. लेट मी पुट 2, 3, 4 लाइन्स. ऑलराइट, नाउ अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. अब ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है. क्यों, मैं आपको बताती हूं. फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. अभी भी कई बुक्स, कई जगह इंटरनेट पे कई बुक्स में आपको फादर ऑफ जेनेटिक्स एंड फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स दोनों में मेंडल का नाम मिलेगा. बट एक्चुअली फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स इज विलियम बेटसन, जिन्होंने जेनेटिक्स टर्म भी प्रपोज किया है. राइट, तो सपोज करिए फादर ऑफ जेनेटिक्स आएगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ग्रिगर जोहान मेंडल है. अगर फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स आता है और ऑप्शन में दोनों दिए तो हम बेटसन को पहला चॉइस लगाएंगे. बट अगर बेटसन नहीं है, कोई और 3 साइंटिस्ट है और साथ में मेंडल है, तो फिर आप मेंडल आंसर लगा दोगे. ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना. नाउ फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, जिन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं. क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए वो हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे. ये तीनों डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं. वो हैं थॉमस हंट मॉर्गन. मैं एक बार पूरा नाम लिख रही हूं इनका, थॉमस हंट मॉर्गन, या कई बार T.H. मॉर्गन करके ऑप्शन होगा, या टी मॉर्गन, या थॉमस मॉर्गन, या केवल मॉर्गन, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है. ये उनका पूरा नाम है, थॉमस हंट मॉर्गन. राइट, तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं. टर्म जेनेटिक्स और फादर्स ऑफ जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. नाउ जब भी हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो हम उसे 3 एराज में डिवाइड करते हैं. मेन काम मेंडल ने किया है, जिन्हें फादर बोलते हैं. तो मेंडलिज्म यानी मेंडेलियन एरा, वो सारा वर्क जेनेटिक्स का जो मेंडल के टाइम पर हुआ, मेंडल ने किया. दूसरा प्री मेंडलिज्म, मेंडल के पहले जो काम हुआ, और पोस्ट मेंडलिज्म जो मेंडल के बाद काम हुआ. मेंडल जो एक माइलस्टोन की तरह है, इनके पहले और इनके बाद में. तो इस तरह से हम 3 एराज में डिवाइड करते हैं. राइट, हम पहले उसको समझते हैं, उन थ्योरीज को समझते हैं, और फिर हम आएंगे कि जीन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या है. हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे. सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज that we divide the study of inheritance and variation, that is genetics, into 3 eras और 3 time periods. कौन कौन से हैं वो 3 time period? 1, 2 and 3. Mendelian era और Mendelism, all the study of Mendel. इनके पहले प्री-मेंडेलियन एरा, ये कैपिटल में आएगा मेंडल क्योंकि नाम है, प्री मेंडेलियन एरा और प्री मेंडलिज्म, एंड पोस्ट मेंडलिज्म, मेंडल के बाद जो काम हुआ है जेनेटिक्स में, मेंडेलियन एरा. एरा मतलब वो टाइम पीरियड. सबसे पहले आइए प्री मेंडेलियन एरा या प्री मेंडलिज्म के बारे में पढ़ते हैं. स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि मेंडल वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक्स पे वर्क किया. उनके पहले कई साइंटिस्ट ये ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे कैरेक्टर्स, कैसे कोई ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से कुछ कुछ सिमिलर होता है, कुछ कुछ डिससिमिलर होता है, यानी कैसे इनहेरिटेंस होता है कैरेक्टर्स का, कैसे वेरिएशंस आते हैं. तो कई सारी थ्योरीज हैं जो मेंडल के पहले दी गई. हालांकि वो सारी थ्योरीज अब टोटली डिस्कार्डेड है, रिजेक्टेड है. ऑलराइट, बट ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार इन पे एमसीक्यूज आते हैं. हम देखेंगे किस तरह से आते हैं, और कई बार इसके ऊपर स्कूल में भी क्वेश्चन आ सकता है. नाउ प्री मेंडलिज्म की अगर हम बात करें, इसकी जितनी भी थ्योरीज हैं, हम इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ उन थ्योरीज के नाम और किन्होंने उसे दिया था वो पढ़ेंगे. उन सब थ्योरीज को टोटल मिलाकर कहते हैं थ्योरीज ऑफ blending inheritance. Theories of blending inheritance. Very very important. तो क्वेश्चन आएगा थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कब दिया गया था? प्री मेंडलिज्म या प्री मेंडेलियन एरा में. क्या मतलब है इसका? आपको पता है ब्लेंडर क्या होता है? जैसे मिक्सर, ग्राइंडर, ब्लेंडर. ब्लेंडर में हम क्या करते हैं, हमें जूस बनाना है तो उसमें पानी डाला, पाइनएप्पल पीसेस डाले, मिल्क डाला और ब्लेंड कर दिया, यानी वो सब मिक्स हो गया और जूस बन गया. तो जितनी भी प्री मेंडलिज्म की थ्योरी है, उन सब साइंटिस्ट ने ये माना था कि
जब भी कैरेक्टर्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं तो मदर और फादर के कैरेक्टर्स मिक्स हो जाते हैं, ब्लेंड हो जाते हैं और ब्लेंड होके वो नेक्स्ट जनरेशन में आ जाते हैं. सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस. कैसे, हम अभी जब इसकी थ्योरीज पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. सो इट मीन्स दैट द कैरेक्टर्स ऑफ both the parents mixes or blends during transmission to offspring. ऑफस्प्रिंग में नेक्स्ट जनरेशन में जाने के टाइम पर मदर और फादर दोनों के कैरेक्टर्स ब्लेंड हो जाते हैं. ऑलराइट, दिस इज द थ्योरी. सारी वो थ्योरीज जो प्री मेंडेलियन एरा की उन्हें टोटल कंबाइंड मिलाकर ही कहते हैं. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट डाउन करिए और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे वो सारी थ्योरीज. प्लीज नोट दिस डाउन. तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम सारी थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को डिटेल में पढ़ते हैं. नाउ, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर. आपको बहुत ज्यादा इसकी थ्योरी नहीं आनी चाहिए. एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस. नंबर 1. नंबर 2, कैसे क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी वाज गिवन इन प्री मेंडेलियन एरा और ड्यूरिंग प्री मेंडलिज्म. तो आपको पता होना चाहिए. तीसरा, कौन सी थ्योरी किन साइंटिस्ट ने एडवोकेट की थी, वो पता होना चाहिए. और फोर्थ, अगर स्टेटमेंट लिखकर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी थ्योरी से रिलेटेड है. बस, दैट्स ऑल यू शुड नो. Alright, we learn a trick for all this. Now, first theory in the theories of blending inheritance is moist vapor theory. Moist vapor theory. और ये जिन साइंटिस्ट ने दी है, आपने आई एम श्योर नाम सुना होगा. हमने इनकी बहुत फेमस इक्वेशन पढ़ी है मैथमेटिक्स में, पाइथागोरस. यू रिमेंबर पाइथागोरस थ्योरम, p square plus 2pq plus q square is equal to 1. शायद यही था. So this was given by Pythagoras. Very very important. ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने दी है. Pythagoras. क्या कहा था इन्होंने. अब आपको शायद ये सब कुछ बहुत चाइल्डिश लगेगा क्योंकि अब हमारे को जीन, जेनेटिक्स सबकी बहुत अच्छे से नॉलेज है. बट हम प्री मेंडलिज्म एरा की बात कर रहे हैं. मेंडल ने अपना काम 1856 से 63 तक किया था. तो हम उसके पहले की बात कर रहे हैं जब ना जीन के बारे में पता था, ना क्रोमोसोम, ना डीएनए. तो ये थोड़े से इलॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं आज की तारीख के लिए, आज की डेट के लिए, बट दे वर गिवन एट दैट टाइम. इन्होंने ये कहा था कि मेल और फीमेल दोनों की बॉडी से, बॉडी के अंदर हर बॉडी पार्ट से एक धुआं सा निकलता है, एक वेपर निकलता है. और जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, कॉइटस होता है, तो मेल और फीमेल का धुआं आपस में मिल जाता है और उससे फीमेल के अंदर ऑफस्प्रिंग या जाइगोट और एम्ब्रियो और नया इंडिविजुअल बच्चा बन जाता है. ये इनकी सिंपल सी थ्योरी थी. याद रखना बहुत आसान है. मॉइस्ट वेपर का मतलब कि मेल और फीमेल दोनों के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनसे क्या निकल रहा है, धुआं. ये प्रोड्यूस कर रहा है वेपर्स, और ये वेपर्स कॉइटस के टाइम पर, इंटरकोर्स के टाइम पर एग्रीगेट हो जाएंगे, मिल जाएंगे इन द फीमेल बॉडी ऑफ कोर्स, और इससे जाइगोट, फिर एम्ब्रियो और फिर फाइनली न्यू इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग जो है वो पैदा हो जाएगा, विच इज टोटली डिस्कार्डेड. वी नो ऐसा कुछ भी नहीं होता है. नाउ द सेकेंड थ्योरी इसी से मिलती जुलती थ्योरी थी जिसे कहते हैं फ्लूइड थ्योरी. फ्लूइड थ्योरी ये जिन साइंटिस्ट ने दी थी उनका नाम है एम्पीडोकल्स. साइंटिस्ट के नाम मैं वापस रिपीट कर रही हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ एम्पीडोकल्स ने क्या कहा था, ये 1500s की बात है स्टूडेंट्स, तब ये थ्योरीज दी गई थी. एम्पीडोकल्स ने ये कहा था कि ऑलमोस्ट सेम थ्योरी थी. उन्होंने कहा था कि मेल और फीमेल के बॉडी पार्ट से कोई धुआं नहीं निकलता, उसमें एक फ्लूइड रहता है, और जब कॉइटस होता है तो ये फ्लूइड्स जो हैं फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ मेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी, ये
कोएगुलेट हो जाते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर, और ये फिर जो इससे जाइगोट बन जाता है और फिर उसमें डिविजन्स होके एम्ब्रियो और फाइनली न्यू इंडिविजुअल। तो ऑलमोस्ट सेम है। इन्होंने कहा था धुआं होता है जो मिल जाता है, उससे बच्चा बन जाता है नया, और इन्होंने कहा था कि फ्लूइड होता है। हालांकि हम जानते हैं कि जैसे स्पर्म है, जो सीमन है, वो एक फ्लूइड ही है जो मेल की बॉडी से डिस्चार्ज हो रहा है, पर ऐसा नहीं है कि हर बॉडी पार्ट से फ्लूइड निकल रहा है और फीमेल की हर बॉडी पार्ट से फ्लूइड निकल रहा है और वो सारे फ्लूइड इकट्ठे होकर मिलके और न्यू ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं। तो ये भी टोटली रिजेक्टेड थ्योरी है। सो इट इज ऑलमोस्ट द सेम थ्योरी। लेट्स राइट बॉडी पार्ट्स ऑफ बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, उनसे रिलीज होगा, उनके अंदर रहता है फ्लूइड, और ये जो फ्लूइड है ये कॉइटस के टाइम पर कोएगुलेट होता है इन फीमेल बॉडी, और फाइनली जाइगोट, एम्ब्रियो एंड न्यू इंडिविजुअल इज बॉर्न। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द थर्ड थ्योरी। थर्ड थ्योरी जो है ये बहुत ही रेप्यूटेड साइंटिस्ट ने दी है, हु इज नोन एज फादर ऑफ ज़ूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, एंड दैट इज, यू गेस्ड इट राइट, ही इज एरिस्टोटल। इसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी। ब्लड थ्योरी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ये भी टोटली रिजेक्टेड है, टोटली डिस्कार्डेड है, क्वेश्चन इस पे ज्यादा आता है। Now this was given by father of zoology, father of biology, Aristotle, a very very reputed name, very important। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये बोला था कि मेल और फीमेल की बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है, बट वो फ्लूइड ब्लड है, वो रिप्रोडक्टिव ब्लड है। रिप्रोडक्टिव ब्लड मतलब ऐसा ब्लड, ऐसा फ्लूइड जिससे कि न्यू बॉर्न, न्यू इंडिविजुअल विल बी फॉर्म्ड। और उन्होंने कहा था कि जो मेल की बॉडी है उसका जो रिप्रोडक्टिव ब्लड है वो प्योर है, और जो फीमेल की बॉडी है उसका जो रिप्रोडक्टिव ब्लड है वो इम्प्योर है। ठीक है, तो मेल की जो बॉडी है उसमें है प्योर रिप्रोडक्टिव ब्लड, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं, और मेल में है प्योर, और फीमेल की जो बॉडी है उसमें है इम्प्योर रिप्रोडक्टिव ब्लड। क्लियर? अब हम कैसे याद रखेंगे किसमें प्योर है किसमें इम्प्योर है? हम जानते हैं कि जनरली पास्ट टाइम्स में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, तो मेल का प्योर ब्लड कहते थे, और जब ये दोनों का कॉइटस होगा तब जो न्यू इंडिविजुअल है, जो जाइगोट बनेगा, उसमें फादर से प्योर ब्लड और मदर से इम्प्योर ब्लड आएगा, रिप्रोडक्टिव ब्लड आएगा, राइट? सो इनका जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो जो जाइगोट बना उसमें फिर वो एम्ब्रियो एंड फाइनली इट विल फॉर्म द होल इंडिविजुअल। इसमें कैसा ब्लड है? बोथ प्योर एंड इम्प्योर, राइट? मैं यहां लिख देती हूं बोथ प्योर प्लस इम्प्योर रिप्रोडक्टिव ब्लड। अब इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो उन्होंने कहा था? उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि फादर से, मेल पार्टनर से प्योर ब्लड आ रहा है, इसीलिए जो न्यू ऑफस्प्रिंग है उसके जो कैरेक्टर्स हैं दे विल बी मोर डिराइव्ड फ्रॉम फादर। फादर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा इन द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, बिकॉज फादर कंटेन्स, द मेल पार्टनर कंटेन्स द प्योर ब्लड। तो उनके अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट contribution of male partner is more in transmission of characters. जो कैरेक्टर्स हैं वो फादर से ज्यादा आएंगे, कैरेक्टर्स, ऑलराइट, एज कंपेयर टू दैट फ्रॉम द फीमेल पार्टनर. तो जो बच्चा है वो मोर सिमिलर टू फादर होगा एज कंपेयर टू मदर. उसके जो कैरेक्टर्स हैं, उसके जो फीचर्स हैं वो फादर से ज्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू मदर, क्योंकि फादर में प्योर रिप्रोडक्टिव ब्लड है. ऑलराइट, यू नोट दिस एंड देन वील रीड फ्यू मोर थ्योरीज. So students, now let's read the fourth theory under theories of blending inheritance. Fourth theory जो है वो है theory of
let me write here, it is the theory of pre-formation और homunculus. इसे pre-formation theory भी कहते हैं. So pre-formation theory और homunculus theory. क्या मतलब है इसका? पहले तो एक इन्होंने दी थी, ये जिन साइंटिस्ट ने दी है उनका नाम है, इट वॉज गिवन बाय स्वैमरडैम. आप कैसे नाम याद रख सकते हो? विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, डैम में स्विमिंग करते हैं तो स्वैमरडैम. ऑलराइट, जस्ट अ वे टू रिमेंबर द नेम्स. इनके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं होता. उन्होंने कहा कि कोई धुआं निकलता है या कोई फ्लूइड निकलता है या कोई रिप्रोडक्टिव ब्लड होता है जो मिक्स होके जाइगोट में आकर और न्यू इंडिविजुअल बनाता है. इन्होंने ये कहा कि जो हमारे गैमीट्स होते हैं, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, उनके अंदर ऑलरेडी एक मिनिएचर फॉर्म, एक टाइनी फॉर्म ऑफ द न्यू इंडिविजुअल हमेशा से प्रेजेंट रहता है. मतलब इनके अकॉर्डिंग मान लो कोई ए मेल है और बी फीमेल है, तो ए मेल के स्पर्म के अंदर ऑलरेडी उसका जो बच्चा होगा उसका मिनिएचर फॉर्म ऑलरेडी प्रेजेंट है. बस जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वो फर्टिलाइजेशन से एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से जो वो मिनिएचर फॉर्म है उसकी ग्रोथ ट्रिगर हो जाती है और वो बड़ा बन जाता है. दैट इज ऑल. दिस इज व्हाट ही सेड. और ये जो मिनिएचर फॉर्म गैमीट के अंदर प्रेजेंट है उसे उन्होंने होमनक्यूलस कहा. उन्होंने कुछ इस तरह से उसका डायग्राम बनाकर दिखाया था कि ये जैसे स्पर्म है तो स्पर्म के अंदर ऑलरेडी एक मिनिएचर फॉर्म प्रेजेंट है, एक ऑलरेडी मिनिएचर फॉर्म है. इसे होमनक्यूलस कहा था. ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अ मिनिएचर फॉर्म, मिनिएचर मतलब छोटा फॉर्म, अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो, ऑफ न्यू इंडिविजुअल, ऑफ एम्ब्रियो इज ऑलरेडी प्रेजेंट. इसीलिए हमने इसे प्री फॉर्मेशन थ्योरी का है, पहले से ही फॉर्म्ड है. वो कोई धुएं से या फ्लूइड से बन नहीं रहा, वो हमेशा से प्रेजेंट होता ही है. सो मिनिएचर फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो इज प्रेजेंट इन गैमीट, एंड देन जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो एनर्जी मिलती है फर्टिलाइजेशन से, सो फर्टिलाइजेशन ट्रिगर्स इट्स ग्रोथ और फिर वो पूरा बड़ा हो जाता है. राइट, दिस इज व्हाट ही सेड. ऑलराइट, इनकी लैब में दो व्यूज हुए साइंटिस्ट के. कुछ ने कहा कि ये जो होमनक्यूलस है, मिनिएचर फॉर्म है, ये सिर्फ स्पर्म में प्रेजेंट होता है, ओवम में नहीं, वो कहलाए स्पर्मसिस्ट. और कुछ ने कहा कि नहीं, ये जो मिनिएचर फॉर्म है एम्ब्रियो का, ये मदर की जो गैमीट है यानी ओवम में प्रेजेंट होता है, उन्हें कहते थे ओविसिस्ट. ऑलराइट, सो there were two views on this, spermicist and ovist. ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि दिस होमनक्यूलस और मिनिएचर फॉर्म इज प्रेजेंट ओनली इन स्पर्म्स. और ये वो हैं जिन्होंने कहा कि दिस मिनिएचर फॉर्म और होमनक्यूलस इज प्रेजेंट इन ओवम. बट हमें पता है कि ऐसा नहीं होता है. दिस थ्योरी इज ऑल्सो डिस्कार्डेड. नाउ द नेक्स्ट थ्योरी इज पार्टिकुलेट थ्योरी. पार्टिकुलेट थ्योरी. स्टूडेंट्स, ये जो पार्टिकुलेट थ्योरी है ये दी थी एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है मॉपर्टियस. और इस थ्योरी को कुछ साल बाद मॉडिफाई कर दिया था बहुत फेमस साइंटिस्ट ने, जिनके बारे में हम डिटेल्स में हमने एवोल्यूशन जो मैंने आपको ज़ूलॉजी में पढ़ाया है चैप्टर नंबर 7 उसमें बताया है, बिल्कुल सही, चार्ल्स डार्विन. तो उन्होंने जो दी थी वो थी थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस. क्वेश्चन आता है, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस वाज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन. और ये मॉपर्टियस की पार्टिकुलेट थ्योरी का ही मॉडिफाइड फॉर्म है. तो मैं यहां लिख देती हूं दैट दिस वाज मॉडिफाइड इनटू द नेक्स्ट थ्योरी. पार्टिकुलेट थ्योरी के अकॉर्डिंग
मॉपिटियस ने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि कोई एम्ब्रियो का छोटा फॉर्म, टोटल छोटा फॉर्म, ऐसा का ऐसा कोई बेबी बच्चा ऑलरेडी प्रेजेंट होता है स्पर्म में या ओवम में, ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि हाँ ये सही है कि हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए पार्टिकुलेट थ्योरी, और ये सारे पार्टिकल्स जाकर गैमीट में इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। थोड़ा सा और मॉडिफाई किया चार्ल्स डार्विन ने। इन्होंने कहा कि हमारे बॉडी के हर सेल में, चाहे वो जर्म सेल हो यानी सेक्स सेल हो, चाहे वो नॉर्मल बॉडी का कोई भी सेल हो, न्यूरॉन हो, स्किन सेल हो, यानी कोई भी सोमैटिक सेल हो, उन सब में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और डार्विन ने उन्हें नाम दिया पैनजीन या जेम्यूल्स। पैनजीन क्यों? पैन मतलब ऑल ओवर, तो ये ऐसे पार्टिकल्स हैं। तब तक जीन की कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी, जीन टर्म वगैरह कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने कहा पैनजेनेसिस मतलब पूरे बॉडी में, ऑल ओवर द बॉडी, इन ऑल द सेल, सोमैटिक सेल, जर्म सेल, हर सेल पे कुछ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं और ये सारे पार्टिकल्स ब्लड के थ्रू माइग्रेट करते हैं और माइग्रेट करके गैमीट के अंदर पहुंच जाते हैं। और फिर जब फर्टिलाइजेशन होता है तो यही पार्टिकल्स गाइड करते हैं नए नए ऑर्गन्स के फॉर्मेशन को। मतलब इनके अकॉर्डिंग कोई एक पार्टिकल होगा सोमैटिक सेल के अंदर, उसके अंदर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है और बस वो गैमीट में जाएगा, गैमीट से जाइगोट में जाएगा और वहां जाकर एक नया इंडिविजुअल के, सपोज उसके अंदर हार्ट के लिए इंफॉर्मेशन है तो बस वो अंदर जाके हार्ट बना देगा। बट ऐसा नहीं होता। हम जानते हैं कि सारे ऑर्गन्स, हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, तीनों जर्म लेयर से बनते हैं और इन जर्म लेयर्स में बहुत सारे तरह के सेल्स होते हैं जो जाइगोट में डिविजन्स, क्लीवेज डिवीजन के बाद बनते हैं। अब हमें ये सब कुछ पता है पर तब नहीं पता था। तो इनके अकॉर्डिंग ये जो थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग ईच बॉडी सेल, चाहे वो सोमैटिक सेल हो, जर्म सेल हो, जितने भी बॉडी के सेल्स हैं, उन सब में माइन्यूट पार्टिकल्स या टाइनी पार्टिकल्स हैं और इन पार्टिकल्स को उन्होंने कहा था जेम्यूल्स या पैनजीन, पैनजीन्स और जेम्यूल्स। और इनके अंदर इंफॉर्मेशन है किसी भी ऑर्गन के फॉर्मेशन की और ये सारे के सारे माइग्रेट करते हैं वाया ब्लड इनटू द गैमीट्स और फाइनली गैमीट्स के थ्रू जब कॉइटस होगा तो जाइगोट में ट्रैवल कर जाते हैं और जाइगोट के अंदर जाकर फिर एम्ब्रियो बनेगा और यहां पर ये गाइड करते हैं ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स और फिर इससे न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। इससे फिर एम्ब्रियो एंड देन फाइनली न्यू इंडिविजुअल विल बी फॉर्म्ड। ये इन्होंने कहा था। बहुत क्वेश्चन आता है। थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस किन्होंने दी थी? चार्ल्स डार्विन ने दी थी। इनके अकॉर्डिंग ईच बॉडी सेल, इवन सोमैटिक सेल, कंटेन्स पैनजीन्स और जेम्यूल्स which are tiny particles and they migrate via blood to the gametes then into the zygote और वहां जाकर ये डिफरेंट ऑर्गन्स के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करते हैं और गाइड करते हैं और फिर न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं। बट हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता और नेक्स्ट थ्योरी जो है उसने इस पैनजेनेसिस थ्योरी को टोटली डिस्कार्ड कर दिया था एंड दैट इज द थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। आप इसको नोट करिए। फिर हम लास्ट थ्योरी पढ़ेंगे इस ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस में। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द लास्ट थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस एंड दैट इज थ्योरी नंबर 7। इट इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, या तो शॉर्ट में इसे ऐसा कहते हैं या अगर पूरा नाम लिखे सो थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने पढ़ी थी ज़ूलॉजी में, हम पढ़ते हैं इसको एवोल्यूशन चैप्टर में। बट बेसिकली दिस वाज गिवन बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आता है, ऑगस्ट वीजमैन। और इस थ्योरी ने डार्विन की पैनजेनेसिस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था। स्टूडेंट्स, वीजमैन ने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था। इसकी डिटेल्स हम लिखेंगे एवोल्यूशन चैप्टर में, अभी सिर्फ आपको एक्सप्लेन करती हूं।
उन्हें ये डार्विन की जो थ्योरी थी पैनजेनेसिस की, ये थोड़ी सी ऑकवर्ड लगी, क्योंकि डार्विन के अकॉर्डिंग हमारे हर बॉडी सेल में माइन्यूट पार्टिकल्स हैं जो न्यू इंडिविजुअल में ट्रांसफर होंगे, और क्योंकि वो सोमैटिक सेल के अंदर है, तो यानी अगर हम कोई कैरेक्टर एक्वायर करते हैं एनवायरमेंटली ड्यूरिंग लाइफ टाइम, तो वो भी इनहेरिट हो जाएगा, जो इनको ठीक नहीं लगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 माइस लिए, चूहे लिए, और हम जानते हैं चूहे की पूंछ होती है, तो इन्होंने उस पूंछ को कट कर दिया। पहले मेजर किया, सपोज करिए वो 10 सेंटीमीटर है, और उसको कट कर दिया। अब ये जो चूहे हैं ये पूंछ को यूज नहीं कर रहे हैं, ये कैरेक्टर हमने हटा दिया है, एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये हमने कैरेक्टर हटा दिया है इन चूहों में से। फिर उन्होंने मेटिंग करा दी। मेटिंग करा के जो नेक्स्ट जनरेशन के चूहे माइस हुए, अगर हम पैनजेनेसिस डार्विन की थ्योरी को सही माने, तो क्योंकि इस पूंछ के जो सेल्स हैं वो हमने हटा दिए हैं, तो यानी उन सेल्स के अंदर का जो पार्टिकल है, जो पैन जीन है, वो भी हट गया है, तो वो जाइगोट में नहीं जाना चाहिए, वो एम्ब्रियो में नहीं जाना चाहिए, वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाना चाहिए। तो कायदे से डार्विन के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट जनरेशन के चूहे हैं उनमें पूंछ नहीं होनी चाहिए। बट इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि नेक्स्ट जनरेशन के चूहों में, सभी चूहों में पूंछ भी थी, प्लस उतनी ही लंबी थी जितनी पेरेंट जनरेशन में थी, 10 सेंटीमीटर। ये मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूं। फिर जैसे ही वो चूहे पैदा हुए, उन्होंने उनकी पूंछ फिर काट दी। तो अब यानी कि जो भी सेल्स सोमैटिक सेल्स हैं बॉडी के, वापस से वो पूंछ वाले, टेल वाले सेल्स नहीं है, यानी फिर से वो पार्टिकल्स नहीं है। और फिर जब ऐसे चूहे बड़े हुए तो फिर उनकी मेटिंग करा दी उन्होंने, तो फिर नेक्स्ट जनरेशन में पूंछ नहीं होनी चाहिए। वो ऐसा करते गए और 21 जनरेशन तक उन्होंने देखा कि सब चूहों में हर जनरेशन में उतनी की उतनी लंबी पूंछ थी। ना तो पूंछ गायब हुई, गायब होना तो दूर की बात, 1 सेंटीमीटर भी छोटी भी नहीं हुई, 1 मिलीमीटर छोटी भी नहीं हुई। तो उनको ये समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि हर कैरेक्टर, हर फीचर ट्रांसफर होता है नेक्स्ट जनरेशन में। इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि हमारे बॉडी में 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक सोमैटिक सेल्स, बॉडी सेल्स, और एक जर्म सेल्स या सेक्स सेल्स, जिनसे गैमीट बनता है। और उन्होंने कहा कि इन दोनों के अंदर डिफरेंट टाइप का फ्लूइड है या प्लाज्म है। सोमैटोप्लाज्म जो सोमैटिक सेल के अंदर है, और जर्म प्लाज्म जो जर्म सेल के अंदर है। और उन्होंने कहा कि केवल वही फीचर जो जर्म सेल के अंदर है, सिर्फ वही गैमीट के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता है, बाकी सोमैटिक सेल के जो कैरेक्टर्स हैं वो पास ऑन नहीं होते हैं। तो वो जो पूंछ बनाने वाला पार्टिकल था, जीन था, वो उस चूहे के जर्म सेल के अंदर होगा। इसीलिए आप भले वो सोमैटिक सेल्स को डिस्ट्रॉय करते गए, बट फिर भी वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता गया। ऑलराइट, सो दिस इज अ वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट। हम इसकी थ्योरी एवोल्यूशन चैप्टर में लिखेंगे। 21 जनरेशन तक ही कट द टेल ऑफ माइसेस, एंड इवन इन 22nd जनरेशन ही गॉट माइस विथ इक्वल साइज्ड टेल। तो इन्होंने फाइनली जो बताया था वो ये था कि मेल और फीमेल दोनों में ही 2 टाइप के प्लाज्म होता है। वन इज द फ्लूइड होता है सोमैटोप्लाज्म, and one is the germplasm, right? Now, ये जो सोमैटोप्लाज्म है ये हमारे सोमैटिक सेल्स में या नॉर्मल बॉडी सेल्स में प्रेजेंट है, जबकि जो जर्म प्लाज्म है ये हमारे जर्म सेल्स या सेक्स सेल्स जो गैमीट्स बनाएंगे उनके अंदर प्रेजेंट होता है। और ये जो सोमैटिक सेल्स में प्रेजेंट फ्लूइड है ये मॉर्टल है, ये मर जाता है। जैसे ही वो ऑर्गेनिज्म डाई करेगा ये प्लाज्म भी खत्म हो जाएगा, ये नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट नहीं होगा। जबकि जो जर्म प्लाज्म है वो इमॉर्टल है, यानी दिस इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू गैमीट्स, पास्ड टू नेक्स्ट generation through gametes. This is what he said. और जो somatic cells के अंदर somatoplasm है, it dies with the death of the individual. So only those traits, those features which influence or affects the germ plasm will be transmitted to the next generation, and that totally rejected Darwin's theory of pangenesis. All right. Now ये जो सारी 7 theories हैं जिन्हें हम theories of blending inheritance कहते हैं, ये सब जो थ्योरीज हैं इनके साइंटिस्ट के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक ट्रिक लिख रहे हैं जिससे हम इनके साइंटिस्ट के नाम और इन थ्योरीज के नाम को अच्छे से लर्न कर लें। सो लेट्स राइट डाउन द ट्रिक नाउ।
ट्रिक बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, दो बहुत फेमस पॉलिटिक्स में ब्रदर एंड सिस्टर हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, राइट। तो हमारी ट्रिक है, सिर्फ याद रखने का तरीका, मोस्ट फेमस राहुल, मोस्ट फेमस राहुल, मोस्ट फेमस राहुल ने क्या किया, जो प्रियंका गांधी है, शी इज वेरी लविंग, शी इज अ लविंग सिस्टर, सो प्रेम प्यारी प्रियंका गांधी, ऑलराइट, ने प्रेम प्यारी प्रियंका गांधी, सो मोस्ट फेमस राहुल, क्योंकि राहुल अब पॉलिटिक्स में है, सो मोस्ट फेमस राहुल ने प्रेम प्यारी प्रियंका गांधी को, प्रियंका गांधी का बर्थडे था तो उसको क्या दिया, उसको मटर बहुत पसंद थी, मटर पनीर बहुत पसंद था, तो मटर, और मटर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीज, और आप इसको याद भी रख सकते हो क्योंकि जेनेटिक्स में मेंडल ने सारा काम पीज पे किया है, तो उसे पीज, PEAS, पीज यानी कि मटर, यहां लिख देती हूं मैं, पीज मटर, और साथ में मटर पनीर के साथ दाल मखनी बहुत पसंद थी, एंड दाल से विश किया, दाल से विश किया, ये हमारी ट्रिक है। क्या है ट्रिक, मोस्ट फेमस राहुल ने प्रेम प्यारी प्रियंका गांधी को पीज यानी मटर एंड दाल से विश किया, वो उसके लिए बड़ी यूनिक बर्थडे गिफ्ट लेकर गया, मटर पनीर और दाल मखनी। कैसे याद रखेंगे हम, एम मतलब पहली थ्योरी, मॉइस्ट वेपर थ्योरी, मॉइस्ट वेपर किसने दी है, पी यानी पाइथागोरस ने, ऑलराइट, सो this theory is given by this scientist. Now second theory, fluid theory, fluid theory किन्होंने दी है, E मतलब एम्पीडोकल्स ने, एम्पीडोकल्स। नेक्स्ट थ्योरी R मतलब रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी, रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी किन्होंने दी है, A यानी एरिस्टोटल ने, ऑलराइट। नेक्स्ट थ्योरी PR मतलब प्री फॉर्मेशन, देखो इसमें ऑलरेडी PRE है, सो इट इज थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन, और प्री फॉर्मेशन थ्योरी, होमनक्यूलस थ्योरी जिसे हम कहते हैं, प्री किन्होंने दी थी, जो डैम में स्विमिंग करते हैं यानी स्वैमर डैम, स्वैमर डैम। नेक्स्ट थ्योरी इज पार्टिकुलेट थ्योरी, पार्टिकुलेट थ्योरी किन्होंने दी थी, मॉपर्टियस, M से देखो MA, सो मॉपर्टियस, आप ध्यान से देखिए इसमें R भी आ रहा है, मटर, मॉपर्टियस, सेम है। और नेक्स्ट थ्योरी है पैनजेनेसिस थ्योरी, प्रियंका का पैनजेनेसिस किन्होंने दी है, D से TA यानी डार्विन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट G से क्या है, जर्म प्लाज्म थ्योरी, जर्म प्लाज्म थ्योरी, और ये किन्होंने दी है, हमने अभी अभी पढ़ा है, वीजमैन, सो विश किया W से वीजमैन। तो इस तरह से एक सिंपल सेंटेंस के थ्रू हम सारी थ्योरी 7 और उनके साइंटिस्ट याद कर सकते हैं। आप इसे नोट डाउन करिए, फिर हम पढ़ेंगे कुछ एक्सेप्शंस, कुछ रीजंस जिसके कारण ये सारी थ्योरीज, जो ये प्रूव करते हैं कि ये सारी थ्योरीज जो हैं वो रिजेक्टेड है, फेलियर है, एंड दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी और इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। प्लीज नोट दिस। सो स्टूडेंट्स, आइए देखें कौन से ऐसे एविडेंसेस हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये जो थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस हैं ये टोटली रिजेक्टेड हैं अब। ऑलराइट, लेट्स सी। मैं आपको सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स बता रही हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आपके लेवल पर नहीं पूछा जाता है। सो लेट्स रीड द एग्जाम्पल्स which rejects or discards the theories of blending inheritance, blending inheritance। स्टूडेंट्स, जो वीजमैन की थ्योरी है वो एक हद तक ठीक थी कि सोमैटोप्लाज्म जर्म प्लाज्म में से अलग अलग होता है,
हर सेल से कोई धुआं या फ्लूइड या रिप्रोडक्टिव ब्लड या कोई पार्टिकल या प्रीफॉर्म्ड होमनक्यूलस या कोई पैंजीन नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता। ये पार्ट सही था उनका कि सिर्फ गैमीट जो जर्म सेल है उसको जो अफेक्ट करता है, वो उसमें जो चेंजेस होते हैं वही नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, वही कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं। बट वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उन्होंने भी यही कहा था कि मदर और फादर का जर्म प्लाज्म बस मिक्स हो जाता है और सारे कैरेक्टर्स नेक्स्ट में चले जाते हैं। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो भी थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के अंडर ही आता है और वो भी फाइनली फिर रिजेक्टेड है। पहला एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आपने देखा होगा कोई कपल है जिसमें मदर बहुत गोरी है, शी इज वेरी फेयर स्किन, और फादर जो है वो एकदम डार्क है, राइट? तो क्या ऐसा होता है कि जो बच्चा है, जो ऑफस्प्रिंग है, वो हमेशा दोनों का मिक्स होता है? ऐसा तो नहीं होता। कई बार एक गोरी मदर और थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन फादर का जो बेबी है, ही और शी मे बी वेरी फेयर लाइक मदर, और ही और शी मे बी वेरी डार्क लाइक फादर, और ही मे बी इंटरमीडिएट, वो वीटिश भी हो सकता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों का जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमेशा ब्लेंड हो, मिक्स हो और तभी नेक्स्ट जनरेशन में जाए। तो ये एक स्किन कलर जो है वो इन थ्योरीज को डिसअप्रूव करता है। सो द फर्स्ट इज स्किन कलर, like for example if the female or male, one of the parent is fair and one of the parent is dark complexion, then जो offsprings हैं they are not always intermediate complexion, they may be dark, they may be fair or they may be intermediate, right? तो ये एक पॉइंट इसके अगेंस्ट जाता है स्किन कलर। नाउ एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, वेरी इंटरेस्टिंग। हम जानते हैं कि अगर हम अपने आईज के कलर की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि मदर ब्राउन कलर्ड आईज हो, फादर की ब्लू कलर आईज हो, बट जो बेबी बॉर्न हुआ है उसकी ना तो ब्लू है ना तो ब्राउन है। इन थ्योरीज के अकॉर्डिंग तो जो ऑफस्प्रिंग है उसकी मिक्सचर ऑफ, ब्लेंडिंग ऑफ दोनों से जो कलर बनता है वैसी आंखें होनी चाहिए। बट कई बार क्या होता है उस बच्चे की आंखें दादाजी पर गई हैं, मे बी उनकी कंजी आंखें हों या परदादाजी पर गई हैं। तो इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा पेरेंट्स के कैरेक्टर्स ब्लेंड होंगे ही होंगे। इसे कहते हैं अटाविज्म। अटाविज्म के दो मतलब हैं, एक तो ये कि कोई लॉन्ग लॉस्ट कैरेक्टर है, जैसे पूंछ अब इंसानों में नहीं होती है, हमारे एंसेस्टर्स में थी, लेकिन अब किसी ह्यूमन, अ न्यूबॉर्न इज बॉर्न विद अ टेल, सो वो एक लॉन्ग लॉस्ट कैरेक्टर है, वो कोई पेरेंट्स में नहीं था, कोई ब्लेंड होकर मिक्स होकर न्यूबॉर्न में नहीं आया है, वो लॉन्ग लॉस्ट है बट वो आ गया। अब वो कैसे आया ये तो थ्योरीज नहीं बताती है। या जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मदर या फादर से नहीं बल्कि नानी से, नाना से, दादा से, दादी से, उनका कोई कैरेक्टर जो मदर फादर में नहीं था वो उस न्यूबॉर्न में आ गया, तो वो भी इन थ्योरीज को रिजेक्ट करता है। एंड थर्ड, सेक्स ट्रेट इन यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। इसको भी समझना बड़ा सिंपल है। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म मतलब जो या तो मेल होते हैं या तो फीमेल होते हैं, राइट? अब ऐसा थोड़ी ना है कि दो पार्टनर जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं यूनिसेक्सुअल एनिमल्स हैं, तो एक फीमेल है एक मेल है। क्या ऐसा होता है अगर ये सेक्स का कैरेक्टर, सेक्स का ट्रेट भी ब्लेंड होता है जैसा कि ये थ्योरीज बोलती हैं, तो जो ऑफस्प्रिंग है वो ना तो फीमेल ना तो मेल, इट शुड बी इन बिटवीन मेल एंड फीमेल। बट क्या ऐसा होता है? नहीं, वो या तो मेल होता है या तो फीमेल होता है। तो जो सेक्स का ट्रेट है वो भी ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस की थ्योरीज को डिस्कार्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक मेल पार्टनर है, ये फीमेल पार्टनर है, तो जो ऑफस्प्रिंग है वो कभी भी इंटरमीडिएट नहीं होता, वो या तो मेल होगा और फीमेल होगा। तो यानी सेक्स का ट्रेट भी ब्लेंड नहीं करता है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स देखे गए जहां हमें पता चला कि ट्रेट्स जो कैरेक्टर्स हैं वो ब्लेंड नहीं करते। यहां पर स्टूडेंट हम बार बार दो वर्ड्स बोल रहे हैं, एक कैरेक्टर और एक ट्रेट। मैं आपको आज की क्लास में दो का मतलब समझाती हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पर पूरी जेनेटिक्स है, हर जगह ये टर्म्स यूज करते हैं। आप इसको लिखिए, फिर हम उन दो टर्म्स को समझते हैं। ना यहां पर दो टर्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज कैरेक्टर एंड वन इज ट्रेट। ये दो टर्म्स हैं जो आपको बार बार इस चैप्टर में आएंगे। हम एक बार में इसको समझ लेते हैं। कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र,
जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है जो बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर का है या नेगेटिव कैरेक्टर का है, तो ये तो कैरेक्टर हो गया, लेकिन उसकी कई ट्रेट का हिंदी में मतलब होता है विशेषताएं। तो जैसे कोई पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब क्या क्या उसकी विशेषताएं होंगी, वो फ्रेंडली होगा, वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक होगा, पॉजिटिव थिंकिंग वाला होगा, वो हमेशा हैप्पी गो चर्पी होगा, तो ये उसकी विशेषताएं हैं। कैरेक्टर क्या है? पॉजिटिव। नेगेटिव कैरेक्टर मतलब पेसिमिस्ट होगा, निराशावादी होगा, हर चीज में कमी देखना, चिड़चिड़ा होगा, एंग्री होगा, ये सब उसके विशेषताएं हैं उस नेगेटिव कैरेक्टर की। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स, कैरेक्टर का मतलब जो भी फीचर इनहेरिट होगा, जैसे आई कलर, हाइट, फ्लावर कलर, अगर हम प्लांट्स की बात करें, फ्लावर कलर, प्लांट की हाइट, हेयर का स्ट्रक्चर, हेयर का कलर, ये सब कैरेक्टर्स हैं। बट वो कैरेक्टर कैसा हो सकता है? हाइट कैसी हो सकती है? लंबी या छोटी। आंखों का कलर कैसा हो सकता है? ब्राउन या ब्लू। फ्लावर का कलर कैसा हो सकता है? वॉयलेट यानी पर्पल या वाइट। तो एक कैरेक्टर के जो ऑल्टरनेट फॉर्म्स हैं उन्हें ट्रेड्स कहते हैं। तो कैरेक्टर मतलब जो भी इनहेरिटेबल या हेरिटेबल फीचर है, एनी इनहेरिटेबल, दैट मीन्स विच कैन बी इनहेरिटेड, एनी इनहेरिटेबल फीचर जो हमें दिखाई देगा उसे कहते हैं कैरेक्टर। एग्जाम्पल, आई कलर, फ्लावर कलर, कुछ भी जो भी इनहेरिट होता है, हाइट ऑफ द प्लांट, ऑफ द एनिमल, ऑल दीज आर कैरेक्टर्स। अब वो कैरेक्टर कैसा है? क्या मेरी हाइट लंबी है, टॉलनेस, या क्या मेरी हाइट कम है? ये हाइट तो मेरा कैरेक्टर है, उसमें विशेषता क्या है? लंबा या छोटा, डॉर्फनेस। फ्लावर का कलर कैसा है? पर्पल या वाइट। आई का कलर कैसा है? ब्लू या ब्राउन। तो ये ट्रेट्स हैं, ये ट्रेट्स हैं। सो ट्रेट इज व्हाट? इट इज द alternate forms of a character. All right, alternate forms or various forms, you can say various forms of a character are called traits. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। जब हम जेनेटिक्स, मेंडलिज्म पढ़ेंगे, इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेंडल ने, हम पढ़ेंगे, जो गार्डन पी है, जो मटर है जो हम घर में खाते हैं, उसके 7 कैरेक्टर्स को चूज किया था। उसकी प्लांट की हाइट, सीड का कलर, सीड का शेप, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, जो पॉड, जो फली जिसमें से मटर के दाने निकलते हैं, वो जो फली है, पॉड है, उसका कलर, उसका शेप। तो ये 7 कैरेक्टर्स उन्होंने चुने थे, और हर कैरेक्टर जो था वो अलग अलग। जैसे कोई पेड़ है, उसकी हाइट लंबी है, किसी की छोटी है, किसी का फ्लावर कलर पर्पल है, किसी का वाइट है, किसी की जो सीड का जो शेप है वो राउंड है, किसी का रिंकल्ड है। तो सीड शेप तो कैरेक्टर हो गया, और वो राउंड है या रिंकल्ड है ये उसका ट्रेट हो गया। तो कैरेक्टर्स अगर हम 7 चुन रहे हैं और वो सारे ऑल्टरनेट 2-2 फॉर्म्स में है, तो ट्रेट्स कितने हो गए? 14। क्लियर? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आप कोई फ्रूट शॉप पे गए, या आप कोई मार्केट में गए, सब्जी मंडी में गए, ग्रोसरी शॉप पे गए, वहां पर वेजिटेबल्स भी हैं, फ्रूट्स हैं, और सपोज वो आइसक्रीम भी रखता है, वो जूसेस भी रखता है। तो ये सब तो क्या है? कैरेक्टर्स। उस फ्रूट शॉप में ये सब कैरेक्टर्स हैं। अब आइसक्रीम वेनिला भी हो सकती है, स्ट्रॉबेरी भी हो सकती है, चॉकलेट भी हो सकती है, फ्रूट मैंगो, एप्पल, पपाया हो सकता है। तो ये सब क्या हो गए? ट्रेट। तो आइसक्रीम कैरेक्टर, और वेनिला आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम, कैसी आइसक्रीम है, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ आइसक्रीम, वेरियस फॉर्म्स ऑफ आइसक्रीम्स, ये हो गए ट्रेट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में जब हम मेंडलिज्म शुरू करेंगे, उसके पहले मैं आपको जितने भी कंफ्यूजिंग टर्म्स है, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने मेरा AIPMT दिया था लॉन्ग बैक, व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड इन AIPMT, मुझे मेन कंफ्यूजन ही टर्मिनोलॉजी में होता था। क्रोमोसोम क्या है? DNA, जीन, अलील, फिनोटाइप, जीनोटाइप, सेल्फिंग, सेल्फ क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन,
इन सब में बड़ा कंफ्यूजन होता था। तो हम सबसे पहले नेक्स्ट क्लास में ये जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसको अच्छे से वंस एंड फॉर ऑल समझ के खत्म कर देंगे, ताकि जब हम उन टर्मिनोलॉजीज को अप्लाई करें, मेन स्टूडेंट्स डेफिनेशंस लर्न करने में भी इसीलिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि टर्म की फुल अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है, हम उसे रटते हैं और रटते हैं तो भूलते हैं या गलत लिखते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम उन सारी टर्मिनोलॉजी को वंस एंड फॉर ऑल फ्रॉम द वेरी बेसिक्स उसे कंप्लीट कर लेंगे और फिर वी विल मूव ऑन टू मेंडलिज्म। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा व्हाट इज इनहेरिटेंस, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, व्हाट इज वेरिएशन, द डिग्री बाय विच ऑफस्प्रिंग डिफर्स फ्रॉम पेरेंट जनरेशन, and the branch of science which deals with the study of inheritance and variation is called genetics. Pre-Mendelism में हमने पढ़ा the theories of blending inheritance, the 7 theories, and now they are totally discarded. And from the next class, we'll begin with Mendelism. Till then, a very happy learning and have a good day. Thank you.